जय हिंद साथियों, फिर से अपने यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको क्या है कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो आपको नोट का विश्लेषण हो रहा था, जिसमें आपको एडवांस फैक्टर का हम लोग क्या कहते हैं, एनालिसिस किए थे। जिसमें से आपको कल के वीडियो में हम लोग क्या किए थे कि आपको 1 से लेके 30 तक के प्रश्नों का हल किए थे, ठीक है ना। और आज हम लोग क्या करेंगे कि 30 से लेके आपको जहां तक हो सके, ठीक है ना, मतलब कहने का ये हुआ कि कम से कम 20-25 प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करेंगे ही, ठीक है ना। तो ये जो आपको नोट्स के क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आपको जाकर वहाँ पे क्या करना है, विजिट करना है। और विजिट करने के बाद वहाँ पे आपको क्या है, फाइल्स में जाकर आपको ढूंढना है पॉलिटिकल साइंस फाइनल नोट, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और उसी का जो है लास्ट में क्या है कि आपको कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में जो है आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना, उसी से आपको क्या करना है कि एनालिसिस को मतलब कि फॉलो करना है, ठीक है ना। तो चलिए आज के टॉपिक का पहला जो प्रश्न है उसे हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है 31 नंबर प्रश्न कि आपको मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। देखिए, ऑप्शन कह रहा है अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो नरेगा है, मनरेगा है, ठीक है ना, ये दोनों की जो शुरुआत हुई थी वह आपको किसके समय में हुई थी। तो यह आपको यानी कि प्रधानमंत्री उस समय थे आपको मनमोहन सिंह, उन्हीं के समय में यह शुरू हुई थी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे कि ये जो नरेगा है आखिरकार ये नरेगा क्या है। इन सारे चीजों पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले ये नरेगा, तो नरेगा का पूर्ण रूप आप लोग याद रखेंगे, नेशनल रूरल क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देखिए, नरेगा का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो सबसे पहले तो आपको इसका पूर्ण रूप याद रखना है कि नेशनल रूरल क्या है, रूरल एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यानी कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रीय मतलब कि ग्रामीण रोजगार, ठीक है ना, आपको गारंटी अधिनियम, इसका यह हिंदी हुआ, क्या हुआ, हिंदी हुआ। तो ये जो नरेगा है यह जो आपको मतलब शुरू हुआ था, यानी कि नरेगा की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है ना, वो आपको 2006 में हुई थी। कब हुई थी, 2006 में, यानी कि फरवरी 2006 में थी। यहाँ से इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि नरेगा की जो शुरुआत हुई थी वो आपको कब हुई थी। तो नरेगा की शुरुआत आपको वर्ष 2006 में हुई थी। कब हुई थी, वर्ष 2006 में, यानी कि फरवरी 2006 में। और ये जो नरेगा है, एक चीज आपको और भी याद रखना है, ठीक है ना, कि इसका पूर्ण होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और इसके तहत क्या है कि ग्रामीण मजदूरों को वर्ष में आपको 100 दिनों का क्या करना है कि आपको रोजगार देना है। और इसी का नाम क्या हुआ था कि 2 अक्टूबर 2009 को, याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर, ठीक है ना, 2009 को अच्छे से इसको देख लेना है कि ये जो नरेगा है, इसी नरेगा का नाम क्या हुआ था कि आपको मनरेगा किया गया था। कब था, आपको 2 अक्टूबर, ठीक है ना, 2009 को नरेगा का नाम कर दिया गया आपको मनरेगा। क्या कर दिया गया, मनरेगा। तो देखिए, बाकी सब कुछ वही रहेगा, ठीक है ना। ये जो देख रहे हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इससे पहले लग जाएगा आपको महात्मा गांधी। क्या लग जाएगा, महात्मा गांधी। तो वही कह रहा है कि बताइए कि नरेगा की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी, 2006 में, जबकि नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया था 2009 में, ठीक है ना। तो देखिए, तो 2004 से लेके आपको 2014 तक प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको मनमोहन सिंह थे। कौन थे, मनमोहन सिंह थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नरेगा शुरू करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। या पूछा जाएगा कि मनरेगा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया, तो हम क्या कहेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है, याद रखेंगे, ये आपको 2004 से, कितना से, 2004 से लेके 2014 तक ये क्या थे कि आपको देश के पीएम थे। कौन, तो आपको मनमोहन सिंह। इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। और मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता कहा जाता है, ठीक है ना। और ये भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके हस्ताक्षर आपको नोटों पे मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है, ठीक है ना, ये आपको मतलब कि प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या थे कि आपको आरबीआई के गवर्नर भी रहे हुए थे। आपको कहा, तो ये जो भारत सरकार के केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें, ठीक है ना। इसलिए इनके जो हस्ताक्षर होते हैं वो आपको भारतीय नोटों पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। पीवी नरसिम्हा राव के समय में ये आपको क्या थे, वित्त मंत्री थे। और उन्हीं के समय में इन्होंने क्या किया था कि आपको उदारीकरण की शुरुआत की थी, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो 31 नंबर प्रश्न से हम इतने सारे प्रश्नों को क्या किए, सीखे। तो वही आपका प्रश्न खड़ा है 31 नंबर कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। तो देखिए, तो मनरेगा की शुरुआत जो है आपको मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई थी। तो बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए,
32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वह सर्वत्र जो है बंधनों में बंधा हुआ है। यह किसने कहा था? तो यह आपको दार्शनिक ने कहा था। कौन कहा? सॉरी, दार्शनिक कहते हैं रूसो ने कहा था। और रूसो जो थे कौन थे? तो आपको एक दार्शनिक थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स भी क्या थे कि आपको एक दार्शनिक ही थे। तो इन चीजों को याद रखना है। और रूसो ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। और इसके बाद आपको कार्ल मार्क्स जो कि आपको दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखे थे। इसके अलावा आपको वॉल्टेयर, क्या है? वॉल्टेयर, जिन्होंने आपको लेटर्स ऑन इंग्लिश लिखे थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल में पूछे जा सकते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के जो लेखक है वो आपको कौन है? तो आपको रूसो है। कौन है? रूसो है। इसी में से पूछ दिया जाएगा आपको कि बताइए कि दास कैपिटल के जो लेखक है कौन है, याद रखिएगा। तो ये जो आपको दास कैपिटल पुस्तक है, याद रखना है, इसके जो लेखक है वो आपको कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स है। और इन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। इसके अलावा आपको लेटर्स ऑन इंग्लिश जो कि आपको वॉल्टेयर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। पॉलिटिक्स अगर पूछा जाए, ठीक है ना, तो पॉलिटिक्स नामक जो पुस्तक है वो आपको किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो आपको अरस्तु के द्वारा, ठीक है ना। इसके अलावा आपको द रिपब्लिक कहेगा तो वो आपको प्लेटो के द्वारा। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर क्या कह रहा है कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए ऑप्शन ए करा जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ही क्या किए थे कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो थे पेश किए थे। तो यहाँ से 3 डेट को आपको अच्छे से याद रखना है कि सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक, क्या है? पहली बैठक, तो वो आपको 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था कि आपको पहली बैठक हुई थी। क्या हुई थी? पहली बैठक। तो याद रखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक चीज और याद रखना है, 11 दिसंबर 1946, क्या है? 11 दिसंबर 1946। तो 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था कि संविधान सभा ने 2 काम किया था। एक आपको क्या था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या कहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है ना, इन्हें आपको क्या किया गया था कि आपको संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके अलावा आपको दूसरे नंबर के व्यक्ति थे आपको बी एन राव। कौन थे? बी एन राव। तो इस बी एन राव को क्या हुआ था जानते हैं कि संविधान सभा के सलाहकार जो थे वो आपको चुने गए थे। कब? तो आपको यानी कि 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद है आपको 13 दिसंबर 1946, याद रखिएगा। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो आपको नेहरू के द्वारा क्या किया गया था? पेश किया गया था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताओ संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह कब हुई थी? तो देखिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। और इस बैठक की अध्यक्षता क्या थे कि आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने क्यों किए थे? क्योंकि यह मतलब कि बैठक में उपस्थित जितने भी सदस्य थे उनमें वे क्या थे कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो याद रखना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन बातों को याद रखना है। उसके बाद पूछा जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। तो इन चीजों को देख लेना है, ठीक है ना। इसमें और भी लोगों का नाम है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको संचालन समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये आपको प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे प्रारूप समिति का गठन, तो ये आपको 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कितना को हुआ था? 29 अगस्त 1947 को आपको प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और इसी प्रारूप समिति को बोला जाता है आपको ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या कहा जाता है? ड्राफ्टिंग कमेटी। के प्रारूप समिति को क्या बोला जाता है? तो हम क्या कहेंगे? ड्राफ्टिंग कमेटी, या इसी को कहेंगे मसौदा समिति। क्या कहेंगे? मसौदा समिति। और इसका गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को। और इसमें आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सहित क्या थे कि आपको 7 सदस्य थे। मतलब कि इसमें अध्यक्ष सहित आपको कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य। तो यहाँ से ये भी याद रखना है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो आपको 7 सदस्य। फिर यहाँ से प्रश्न आ रही है, सॉरी ऑप्शन है एक, आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे संविधान बनाने के लिए जो आपको मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी जो आपको क्या था कि समिति थी, ठीक है ना, उसके ये क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। मतलब कि अल्पसंख्यक से संबंधित मामले और इसके अलावा आपको क्या था कि जो मौलिक अधिकारों से संबंधित बातें थी उसके लिए जो आपको समिति बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि आयरन
मैन ऑफ इंडिया। क्या है? आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो याद रहेगा कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। दूसरी बात आपको एक चीज और याद रखना है कि ये जो आपको सरदार पटेल है, इन्हीं के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को प्रति साल क्या होता है कि आपको राष्ट्रीय एकता दिवस जो होते हैं वो आपको मनाया जाता है। ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि आपको ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इन्हें सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो इन्हें सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं की ओर से, किसकी ओर से? बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें क्या हुआ था कि आपको सरदार की उपाधि जो था वो आपको दिया गया था। तो इन सारे बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। दुनिया की जो सबसे ऊंची स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही क्या है कि आपको मूर्ति है, जो कि आपको 182 मीटर का, और यह गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के क्या है? नर्मदा जिले के, ठीक है ना, कि आपको जो केवड़िया नामक जगह है वहीं पर यह क्या है कि स्टैचू जो है वो आपको निर्मित है। तो इन सारे बातों को याद रखना है। और दुनिया की जो अभी सबसे ऊंची स्टैचू है उसका नाम है आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि आपको पटेल जी को समर्पित है। तो इन बातों को याद रखना है। अब देखिए अब कह रहा है कि विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन क्या है? 30 जनवरी, ठीक है ना, 24 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर। तो यहाँ से याद रखना है, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं उस पर हम लोग टारगेट करते हैं। क्या करते हैं? टारगेट करते हैं। जैसे देखिए कि सबसे पहले है आपको 30 जनवरी। क्या है? 30 जनवरी। तो 30 जनवरी को भारत में आपको क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। साथियों क्यों मनाया जाता है तो आपको समझना होगा, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1948 में, कितना में? वर्ष 1948 में आपको गांधी जी की हत्या जो थी वो आपको नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दिया गया था। मतलब कि राष्ट्रीय शहीद दिवस जो है वो आपको कब मनाए जाते हैं? तो 30 जनवरी को। ठीक है। उसके बाद है 24 अक्टूबर। देखिए दूसरा ऑप्शन है 24 अक्टूबर। तो एक चीज को याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर को ना क्या मनाया जाता है? तो आपको यूएनओ दिवस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है वो आपको कब मनाए जाते हैं? तो आपको 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। और इसका जो मुख्यालय, ये भी याद रखिएगा, वो आपको न्यूयॉर्क में, क्या है? न्यूयॉर्क में। तो इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना, कि न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। ठीक है। 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। फिर यहाँ से याद रखना है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। और इसी दिन क्या हुआ था कि वर्ष 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो इन बातों को आपको अच्छे से समझना है। फिर आपको अगला ऑप्शन एक जो है वो आपको कह रहा है 2 अक्टूबर। क्या है? 2 अक्टूबर। तो देखिए 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती और आपको लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को क्या करते हैं कि मनाते हैं। ये जो 2 अक्टूबर है, इस 2 अक्टूबर को यूएनओ के द्वारा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया गया। क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस को क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कौन सा दिवस घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। यहाँ से प्रश्न आएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इसीलिए इनके जन्म दिवस को 2 अक्टूबर को क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या होता है कि आपको मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना। और महात्मा गांधी को कई सारी उपाधियों से नवाजा गया है, जैसे कि आपको इन्हें महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि बताइए महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दिया था? तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिए थे। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि महात्मा गांधी को जादूगर किसने कहा था? तो वह आपको शेख मुजीबुर रहमान ने कहा था। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा था? तो यह आपको खुदाई खिदमतगार ने महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहे थे। ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि महात्मा गांधी को सदी का महापुरुष किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सदी का महापुरुष जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना। और एक विंस्टन चर्चिल जिन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो इन सारे बातों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला है आपको 10 दिसंबर। क्या है? 10 दिसंबर याद रखिएगा। तो 10 दिसंबर को ना क्या होता है कि आपको विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस। क्या है? विश्व मानवाधिकार दिवस याद रखना है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 10 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था कि वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आपको महासभा है उसके द्वारा क्या हुआ था, मानव अधिकारों के जो घोषणा पत्र है उसे क्या किया गया था कि आपको स्वीकार किया गया था। क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि 30 जनवरी को आपको राष्ट्रीय शहीद दिवस जो होते हैं मनाए जाते हैं। 24 अक्टूबर को क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है।
2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है ना। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि मानव अधिकार से जुड़ी हुई एक संस्था का नाम बताइए, तो आपको बता देना है वह है आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए करा कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन ए करा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री। तो देखिए तो ये जो आपको मुख्य चुनाव आयुक्त है, ठीक है ना, इसकी जो नियुक्ति होती है वो आपको राष्ट्रपति द्वारा होती है। अन्य चुनाव आयुक्त की भी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपको प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्री होते हैं तो मंत्रियों की नियुक्ति भी आपको राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान्यायवादी हो इनकी भी नियुक्ति जो होते हैं वो आपको राष्ट्रपति करते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष व उसके सदस्य की नियुक्ति भी आपको राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी भी नियुक्ति जो करते हैं वो आपको कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर आया चुनाव आयोग। क्या है? चुनाव आयोग। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि भारत में जो ये जो चुनाव आयोग है इसका गठन जो हुआ था कब हुआ था? तो साथियों ये जो चुनाव आयोग है इस चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था, ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है ना, वो आपको 25 जनवरी 1950 को, कितना को? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं कि आपको प्रति साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में क्या करते हैं? मनाते हैं। तो इस चीजों को याद रखना है। और भारत में जो चुनाव आयोग है वो आपको एक स्वतंत्र व निष्पक्ष संस्था है और इसका जो गठन हुआ है संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत। तो ये जो चुनाव आयोग है इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 324 से आपको 329 में है। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम पूछा जाएगा तो आपको सुकुमार सेन हो जाएगा। और वर्तमान में जो आपको मुख्य चुनाव आयुक्त है वो आपको सुशील चंद्रा है। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को अब कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो देखिए भारतीय नागरिकों को अभी जो है वो आपको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ से मौलिक अधिकार से कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो आप समझिएगा कि ये जो मौलिक अधिकार है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। तो ये जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में ये आपको अमेरिका से प्रेरित है। कहां से प्रेरित है? अमेरिका से प्रेरित है। और इसकी चर्चा जो है संविधान के भाग 3 में, कहा है? भाग 3 में। और आपको जो अनुच्छेद है, क्या है? अनुच्छेद है, ठीक है ना, वो आपको 12 से 35 में आपको क्या है कि मौलिक अधिकार की चर्चा की गई थी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि मौलिक अधिकार जो है, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स, वो हमारे भारतीय संविधान में किस देश से प्रेरित है? तो आप क्या कहोगे कि अमेरिका से प्रेरित है, ठीक है ना। मतलब अमेरिका से मौलिक अधिकार की संकल्पना को लिया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं भाग 3, क्या है? भाग 3, ठीक है ना, इसे आपको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और ये जो मौलिक अधिकार है इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्या है कि 12 से 35 में। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए प्रारंभ में भारतीय नागरिकों को क्या था कि आपको 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन अभी जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार वह आपको क्या है? तो यह आपको 6 प्रकार के। तो जानते हैं कि यह 6 प्रकार के मौलिक अधिकार कौन कौन है? तो इसमें आपको सबसे पहले है, ध्यान से सुनिएगा, समता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार। उसके बाद जो है वो आपको स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध, क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके बाद जो है वो आपको धार्मिक स्वतंत्रता। क्या है? कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। यह आपको 5वां मौलिक अधिकार है। पहले जो था 6ठा मौलिक अधिकार, ठीक है ना, वो आपको क्या था? संपत्ति का अधिकार। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इसीलिए अब हम यहाँ पर कहेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहेंगे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद रखिएगा कौन सा अधिकार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले जो था वो आपको संपत्ति का अधिकार था जिसे अब क्या कर दिया गया है कि मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। तो देखिए तो ये जो समता का अधिकार है इसका जो वर्णन है वो आपको आर्टिकल 14 से 18 में है। स्वतंत्रता के अधिकार इसका वर्णन जो आर्टिकल वो आपको किसमें है? तो यह आपको 19 से 22 में है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसकी चर्चा जो है वो आपको संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसका जो वर्णन है वो आपको आर्टिकल 25 से 28 में। याद रखना है। संस्कृति शिक्षा का अधिकार इसका जो वर्णन है वो आपको आर्टिकल 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसका जो वर्णन है वह आपको अनुच्छेद यानी कि
31 कहते हैं, नहीं 32 में है। किसमें है? 32 में, क्योंकि 31 में पहले क्या था कि संपत्ति का अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को क्या है कि मौलिक अधिकार की सूची से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना है, ठीक है ना। अगर कभी भी हम प्रश्न पूछ दें कि बताइए कि भारतीय नागरिकों को मूल में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो आप क्या कहोगे कि वह आपको 7 प्रकार के दिए गए थे। वर्तमान में कितने प्रकार के? तो हम क्या कहेंगे कि आपको 6 प्रकार के। क्या है? 6 प्रकार के। 6 प्रकार में कौन कौन है? तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो आपको मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में किस देश से प्रेरित है? तो हम क्या कहेंगे कि वह आपको अमेरिका से क्या है, तो आपको प्रेरित है। दूसरी बात है कि ये जो भारतीय संविधान है, ठीक है ना, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा है? तो वो आपको भाग 3 में है। क्या है? भाग 3 में है। और अनुच्छेद जो है वो आपको 12 से 35 में है। तो इन चीजों को अच्छे से आपको क्या करना है, देखना है। क्या करना है? देखना है। अगर कहीं से दिक्कत हो तो आपको कमेंट करके पूछना भी है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से एक चीज को और भी याद रखना है कि मौलिक अधिकार कहते किसे? तो देखिए, तो कहने का मतलब हुआ कि आपको यानी कि लोगों के व्यक्तित्व के विकास के लिए संविधान द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको मौलिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। और इस मौलिक अधिकार के हनन होने पर आप क्या कर सकते हैं कि आपको सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। और अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में क्या कर सकते हैं कि आप अपील कर सकते हैं। तो इन बातों को आपको अच्छे से समझना है। अब देखिए, अब कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य अभी दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 7, ठीक है ना। ऑप्शन बी कह रहा है आपको 9, ऑप्शन सी कह रहा है 10, ऑप्शन डी कह रहा है 11। तो देखिए, तो अभी जो भारतीय नागरिकों को जो मौलिक कर्तव्य दिए गए, देखिए, और यह देखिएगा कि मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया, जबकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपको देशी नागरिकों को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है। तो यहाँ से अगर हम प्रश्न कर दें कि बताइए कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है यह भारत में कहाँ से लिए गए, मतलब कि मौलिक कर्तव्य जो है भारत में कहाँ से प्रेरित है, तो आपका आंसर हो जाएगा USSR, ठीक है ना। और इसी का उत्तराधिकारी जो है वो आपको अभी रूस है। क्या है? रूस है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से, सॉरी, मौलिक कर्तव्य कहाँ से प्रेरित है? तो आपको रूस से है। और इसकी चर्चा जो है संविधान के भाग 4 के क में है। किसमें है? भाग 4 के क में। और अनुच्छेद पूछेगा, क्या पूछेगा? अनुच्छेद, तो वो हो जाएगा आपको 51A में। किसमें है? 51A में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर प्रश्न कर लिया जाए कि बताओ कि मौलिक कर्तव्य की चर्चा कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे? तो आपको भाग 4 के क में और आपको अनुच्छेद पूछेंगे तो 51A में। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में कब जोड़ा गया था? तो ये आपको 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार सोनसी समिति के अनुशंसा पर, ठीक है ना। तो सरदार सोनसी ने 8 मौलिक कर्तव्य सुझाए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा क्या हुआ था कि उस समय नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे, जो कि आपको वर्तमान में बढ़कर जो है वो आपको 11 हो गया, ठीक है ना। 11वां मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक माता पिता और अभिभावकों का दायित्व होगा कि वह अपने बच्चों को क्या करे कि प्राथमिक शिक्षा जो है, ठीक है ना, यानी कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, ठीक है ना, उसको हर हाल में आपको जो मूल शिक्षा है वह क्या करे कि आपको मतलब उसकी व्यवस्था करें, ठीक है ना। तो इन चीजों को समझ आना है। तो यहाँ से प्रश्न क्या आएगा कि मौलिक कर्तव्य जो है इसकी चर्चा क्या है? तो भाग 4 के क में, ठीक है ना। और अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? तो वो आपको सोवियत संघ से प्रेरित है। मौलिक कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया था? तो हम क्या कहेंगे? तो वह हो जाएगा आपको क्या बोलते हैं कि सरदार सोनसी समिति के अनुशंसा पर, ठीक है ना। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। क्या करना है? समझना है, ठीक है ना। शुरू में 1976 में जब जोड़ा गया था तो मौलिक कर्तव्य कितने दिए गए थे? 10, जो कि वर्तमान में आपको क्या हो गया कि बढ़कर जो हो गया है वो आपको 11 हो गया। क्या हो गया है? 11 हो गया। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। आगे देखिए, कह रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो देखिए, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसका जो वर्णन है वह आपको अनुच्छेद कितना में जानते हैं? तो यह आपको 368 में। याद रखिएगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 368 में। तो यहाँ से ये ऑप्शन बन जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी बात कि संविधान संशोधन जो है भारतीय संविधान में साउथ अफ्रीका से क्या है? प्रेरित है, मतलब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। फिर यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसकी चर्चा किस भाग में है? तो इसकी चर्चा जो है वो आपको भाग 20 में। किसमें है? भाग 20 में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। क्या करना है? समझना है, ठीक है ना। कि जो आपको
क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 368 में भाग 20 में, ठीक है ना। और ये जो संविधान संशोधन है, ठीक है ना, यह संविधान संशोधन अगर आपको विधेयक होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उसमें राष्ट्रपति कभी भी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं और इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना क्या होता है, अनिवार्य होता है, वो भी आपको विशेष बहुमत से। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है। फिर एक अनुच्छेद है 356, अनुच्छेद 356 में क्या है, तो आपको यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय बात है। अनुच्छेद 370 जो कि आपको जम्मू कश्मीर में क्या था कि आपको यह धारा लागू थी, लेकिन आपको 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर से निष्प्रभावी कर दिया गया और अभी जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना, वो आपको भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है ना। तो ये जो धारा 370 है, इसके तहत जम्मू कश्मीर को क्या होता था कि विशेष राज्य का दर्जा मतलब कि दिया गया था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज यहाँ तक के टॉपिक जो है समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे हम लोग विराम देते हैं, क्योंकि हम थोड़ा अस्वस्थ फील कर रहे हैं। फिर आपसे मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।